हेलो एवरीवन, O2IS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी सारथी सीरीज चल रही है। नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए मैं उसमें करंट अफेयर्स ले रहा हूँ और ये मेरा 10th सेशन है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे सेशंस लिए। हम बैकवर्ड जा रहे हैं, जस्ट लाइक दिसंबर के करंट अफेयर 2021 के। अब हम जुलाई टू नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और ये मेरा नेशनल न्यूज़ को लेके सच में लास्ट सेशन है। इससे पहले मैंने बोला था लेकिन वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए कुछ टॉपिक्स जो पेंडिंग बचे। नेशनल न्यूज़ जो जुलाई से नवंबर के पीरियड की जो न्यूज़ है, नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। ये लास्ट सेशन होगा। इसके साथ ही हमारा इंटरनेशनल और नेशनल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अवार्ड्स, ऑनर्स, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी के कंपोनेंट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है, प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जो फ्री कोर्स बना हुआ है सारथी सीरीज के नाम से, उसमें आप लोग ले सकते हैं, वहां से लेके रिवीजन कर सकते हैं। और जैसा सा चल रहा है, मैं पहले लेक्चर से पहले ही अपलोड कर देता हूं सो दैट जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आप वहां से डाउनलोड कर रहे हैं चीजें। अगर नहीं तो आप वहां से कर भी सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह उधर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये मेरा कॉमन डिस्क्लेमर है इस टाइम स्पैन की न्यूज को लेके कि 3 तरीके की खबरें हैं जो डोमिनेट कर रही हैं, जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करनी है या नहीं करनी, वो मैंने बताया था कि यूपी इलेक्शन को लेके बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली ही देखना है। एक बार पासिंग रेफरेंस देखना है, बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना। आजादी का अमृत महोत्सव को लेके हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है। एंड जीआई टैग्स, कोविड, इस तरीके की रेगुलर खबरें आ रही हैं। इनमें से हमें जीआई टैग्स प्रॉपरली ध्यान रखने हैं, बाकी चीजों को आप सिंगल एक रिव्यू देके छोड़ देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे चलते हैं जी, टॉपिक शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। आज का नेशनल न्यूज का जो टॉपिक है, पहला है किसान सारथी। फार्मर्स को राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम प्रोवाइड करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करा गया है, जिसका नाम किसान सारथी रखा गया है। किसान सारथी इनिशिएटिव जो है वो फार्मर्स, जो भी रिमोट एरिया के फार्मर्स हैं, उनको चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन है या उनकी एग्रीकल्चर की बेसिक इंफॉर्मेशन है, करना कैसे है, वो सारी चीज़ें उन तक पहुंचाई जाएंगी इस मीडियम के दौरान। अब जब भी ऐसे इश्यूज आते हैं तो वहां पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसान सारथी किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तुक्का मारने के लिए आप ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चूज करोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, पार्शियली गलत हो जाएगा एटलीस्ट। तो पहली बात, इसकी फुल फॉर्म, जैसा सब बीजेपी सरकार अच्छे अच्छे काम करती है, फुल फॉर्म बनाने का काम तो इन्होंने बहुत एक सुपीरियर बंदे को दिया हुआ है। सारथी हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में अच्छी फुल फॉर्म बनाई है। वो क्या है जी? सिस्टम ऑफ एग्री इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑटो ट्रांसमिशन एंड टेक्नोलॉजी हब इंटरफेस। ये ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही एक ऑटोनॉमस पार्ट है, ए कंपोनेंट उसका है, यानी कि इंफॉर्मेशन उनकी है। और जो टेक्निकल कंपोनेंट है वो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का आर्म है, उनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। यानी कि ये सारे का सारा पोर्टल जो रन कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनका जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन वाला फंड है। जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज वाला पार्ट है, वो ICAR के थ्रू आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली देखिएगा, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सोलली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मैं मिनिस्ट्री वाइज देखूं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। ऐसे क्वेश्चन हमें अक्सर परेशान करते हैं, अक्सर आपको कंफ्यूजन भरे आंसर्स पे ले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगली न्यूज पे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो नोएडा में, उत्तर प्रदेश नोएडा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैगोरेट करा है। अब जैसा इसका नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है, ये बात याद रखिएगा। और इसका बेसिकली वही होगा कि हायर एजुकेशन, जो रिसर्च है इन दी फील्ड ऑफ इंडियन हेरिटेज, रिच इंडियन हेरिटेज, उसको बढ़ावा दिया जाएगा इसके थ्रू। मिनिस्ट्री और इसका नाम, इसकी लोकेशन बताओ, इतना काम हमारे लिए काफी। बाकी हमारी सरकार ने जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम चल रही थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, उसका जो ड्यूरेशन है वो 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये काफी बार न्यूज आई थी, तो आपको पेपर में आ सकती है। 2016 में सबसे पहले स्कीम को चलाया गया था। इसका मेन काम है कि जो हमारी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं एंड वुमेन है, उनके लिए लोन अवेलेबल करवाना, प्रायोरिटी बेसिस पे लोन अवेलेबल करवाना, सो दैट कि वो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है उसको जगाया जा सके, कोई काम धंधा कर सके उस लोन को यूज करके। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? ना तो ये MSME का काम है, ना ही ये कॉमर्स का काम है। ये ओवरऑल स्कीम जो चलाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस के द्वारा चलाई जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका काम है। ठीक, तो आप तो अकॉर्डिंगली इसको याद रखिएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको एक्सटेंड किया है, 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है इसके अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से खबर है, ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो जो मेघालय है ईस्ट खासी हिल्स में, वहां पे स्कीम को लॉन्च करा गया है। इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स है, अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट की बात करूं तो वहां पे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक सेपरेट हमारे पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वो सारे काम करती है। तो कभी भी अकॉर्डिंगली आपको तुक्का मारना हो तो आप मार सकते हैं, लगभग ठीक बैठेगा, क्योंकि ऐसी स्कीम्स बाहर जगह पे याद हो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं रहता आपसे। सिमिलरली नेशनल फोरेंसिक साइंस जो सेंटर है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेशनल फोरेंसिक साइंस, वो गांधीनगर गुजरात में एस्टैब्लिश करा गया है। तो इसको नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर में उसमें एस्टैब्लिश करा गया, और इसका मेन पार्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि यूथ को हेल्प करना कि जो ड्रग एडिक्शन है, नार्कोटिक्स है, उससे कैसे बचा जा सके, कैसे फ्री रहें, ये काम के लिए गांधीनगर में ऐसा काम करा गया। ठीक, बाकी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भूटान में जाके भीम यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स को स्टार्ट करा है। ये आपको पता होना चाहिए कि भीम बेस्ड पेमेंट्स जो है वो भूटान में भी होती हैं, अभी करा। और जब भीम की पेमेंट्स आती हैं तो भीम क्या है जी, भीम हमारी यूपीआई की एक एप्लीकेशन है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई के जितने भी डिजिटल पेमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, बी एट हम लोग चाहे आईएमपीएस की बात कर लें, हम क्यूआर कोड पेमेंट्स की बात कर लें, हम भारत बिल पे सिस्टम की बात कर लें, बीबीपीएस जिसको बोला जाता है, इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एनपीसीआई ने लिए हैं पिछली दफा। तो उन इनिशिएटिव्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे क्लब करा गया जिसका नाम यूपीआई रखा गया, और उस यूपीआई के टॉप पे एक एप्लीकेशन बनती है जिसका नाम भीम रखा गया। प्राइवेट कंपनीज को भी इसका एक्सेस दिया गया। फॉर एग्जांपल यूपीआई पे कोई भी अपना पेमेंट गेटवे रन कर सकता है, जैसे पेटीएम चलाता है, गूगल पे चलाता है, या कोई भी बाकी लोग चलाते हैं। ठीक, तो अब ये सारे का सारा जो काम है वो भूटान में भी इसकी जो क्यूआर बेस्ड पेमेंट है वो हमने करनी स्टार्ट करी है। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल डोमिनेंस है थोड़ा बहुत अपने आसपास की कंट्रीज पे आ रहा है। अगली जो न्यूज थी दैट इज रिलेटेड टू राज्यसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस है उनको अपॉइंट करा गया। रिसेंट जो है वो पीयूष गोयल को अपॉइंट कर दिया गया। उन्होंने थावर चंद गहलोत जो थे उनको सक्सीड किया है आगे। बाकी यूपी उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक जगह है जिसके बारे में भली भांति आप जानते हो। वाराणसी में एक सेंटर ओपन करा हमने, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया। अब इस सेंटर का मेन पर्पज है कि देखो जो बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हर एक देश में जाके होती हैं, तो हम भी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए टूरिस्ट्स या बिजनेस पर्सन्स को बुलाने के लिए एक अट्रैक्टिव लोकेशन बना रहे हैं। ये होगी रुद्राक्ष सेंटर में वाराणसी में। ठीक, यूपी इलेक्शन भी इसका टारगेट रहेंगे और आपका एग्जाम भी इसका टारगेट रहा होगा डेफिनेटली। ऐसे क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, बाकी तो इलेक्शन रिलेटेड खबरें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। हमारी सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक स्कीम लॉन्च करी है, गरिमा ग्राहस। ये किसके लिए करी है? ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए सेफ एंड सिक्योर शेल्टर्स प्रोवाइड करने के लिए गरिमा ग्राहस एक स्कीम लॉन्च करी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरिमा ग्राह स्कीम जो है वो किनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए करी गई है? दैट इज ट्रांसजेंडर्स। वहां पे वो ऑर्फन किड्स, वुमेन, चाइल्ड, काफी सारे ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं या मिनिस्ट्री पे कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में दिख गया जी एक नया सांप, वो आपकी किस्मत में भी आ सकता है। ब्लैक बेल्ट कोरल स्नेक्स, ये पहली बार डिस्कवर किया गया। कहाँ पे किया? इसी वजह से खबर आई भाई, बहुत सांप है अपने देश में, हमारे आस्तीन में भी रहते हैं कुछ। तो बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में ये सांप भाई साहब देखने को मिले। याद हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर जो है, जो भी मैरीटाइम इश्यूज हैं, अगर उनका आर्बिट्रेशन सेंटर, इंटरनेशनल मैरीटाइम सेंटर जो है वो हमने सेटअप करा है गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोग सेटअप कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की कोशिश होगी आने वाले टाइम में। तो वहां पे गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है उसके साथ एमओयू साइन करके
वहां पे ऐसा सेंटर सेटअप करने की बात करी है। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, अब मैं आपको पहले बता के गया कि गिफ्ट सिटी को हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे इंडियन जो लॉज हैं वो कुछ लॉज शायद उधर एक्टिव नहीं होंगे, तो उस एरिया की ओवरऑल गवर्नेंस के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो उधर जो कुछ भी हो रहा है इनकी अप्रूवल के बिना नहीं होगा, इनका वचनी शासन है उधर। दैट इज वाई जब भी गिफ्ट सिटी की न्यूज आती है ये अथॉरिटी सामने आ जाती है। हालांकि इसकी डिटेल्ड बात मैंने मेरे दिसंबर वाले लेक्चर्स में करी थी, तो आप अकॉर्डिंगली जब करंट अफेयर रिवाइज करोगे तो वहां पे आप देख सकते हो। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जो कर्नाटका है 46 कैंपे गोवड़ा हेरिटेज साइट्स डेवलप करने की बात करी है। तो एक तो यही बात की है कहाँ पे हो रहा है, दूसरा अब हिस्ट्री से जुड़ी हुई फिगर है। केम्पे गोवड़ा जो है विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे बेंगलुरु सिटी जो है, उन्होंने ही इसको फोर्टिफाई करा था। वहां पे जो पहला फोर्टिफिकेशन है इन्हीं के द्वारा करा गया, तो दैट इज वाई ये एक ठीक ठाक हिस्ट्रिकल फिगर है उस एरिया में, तो उनके नाम पे 46 साइट्स जो है कर्नाटका करने जा रहा है, इसीलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट देश का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन जिसमें अराउंड 50 डिफरेंट स्पीशीज उगाई जाएंगी, ये देहरादून में इनैगोरेट करा है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं, बिकॉज ऐसी चीजें तंग करती हैं, पेपर में आ जाती हैं। अब क्रिप्टोगैम्स की जहां तक बात है, तो क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स जो है ऐसे प्लांट या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जिनको उगाने के लिए फ्लावर्स या सीड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीड से वो नहीं उगते, उनको रिप्रोडक्शन जो है उनका स्पोर्स के थ्रू होता है। फ्लावर सीड्स या ऐसे नहीं उगते, स्पोर्स से उगते हैं। फर्न है, मॉस है, एलगी, फंगस, इस तरीके की जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स का जो पहला गार्डन है अपने देश का उसको देहरादून में बनाया गया, ये बातें याद रखिएगा। ये जो है इस साइंस का फैक्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है करंट अफेयर का फैक्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी असम जो है ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया है। किस काम के लिए बनाया? टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व फेथ, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइब्स एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज, कि जो भी इंटीग्रल कल्चर है ट्राइबल कम्युनिटीज का उसको प्रिजर्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ असम ने बनाया। तो ये इंश्योर करेगा कि जो भी इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उनके जितने भी फेथ ट्रेडिशंस है उनको प्रिजर्व करा जाए। ये सबसे बड़ा उदाहरण इसका दिया जाता है कि जिस तरीके से अंडमान एंड निकोबार में टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाने शुरू हो गए, तो उस एरिया की जो लोकल ट्राइब्स है उनका जो कल्चर एंड फेथ है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो चलो अंडमान निकोबार में ना सही, लेकिन स्टेट ऑफ असम ने अपनी जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्हें बचाने के लिए ऐसा काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपी में ऐसा, यूपी एक इकलौता सा स्टेट बना अपने देश में जिन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 चलाई है, जिसके अंतर्गत जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज करा जाएगा सो दैट की पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लिया जाए। बट एक बात मैं बता दूं, बहुत सारी यूथ है, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि अपने देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अभी भी चल रहा है। वो 1970s की बातें, अगर आप पॉपुलेशन इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन का जो इंडिकेटर है, किसी भी देश की पॉपुलेशन का इंडिकेटर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर। किसी देश का टीएफआर जब है 2.1 के आसपास आ जाता है तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। अपने देश का टीएफआर 2.2, 2.3 यहीं पे होवर कर रहा है और आने वाले 10 साल में वो 2.1 पे आ जाएगा। तो अब इस तरीके के एक्सट्रीम मेजर्स लेना जो कि 1980s में रेलेवेंट थे, इट्स जस्ट अ पॉपुलिस्ट मेजर। यस, देयर आर 150 और 160 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 2 से ज्यादा है, टीएफआर जो है वो 3-4 भी है, बिहार के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर जो है परिवार नियोजन की काफी सारी स्कीम्स ऑलरेडी रन कर रही है, तो वो टारगेटेड स्कीम्स की वजह से सारी चीजें ऑलरेडी ठीक हो रही हैं। तो आप हो सकता है आप मेरे साथ सहमत ना हो, बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे स्पेसिफिकली दैट जिन्होंने पॉपुलेशन इकोनॉमी अभी तक नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके टू हैव डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, बट जब आप इस चीज को पढ़ लेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड बेसिक थ्योरीज को, तो यू विल एग्री विद दिस। एनी हाउ, तो स्टेट का नाम आपको वैसे तो पता ही है।
अब है जी ग्रेन एटीएम, देश का पहला ग्रेन एटीएम जो ग्रेन्स डिस्पेंस करेगा। आप कुछ जाके बटन बटन से दबाएंगे, आपको ग्रेन्स निकल के सामने आएंगे। गुड़गांव और आज का गुरुग्राम हरियाणा में इसको लगाया गया है। ये मशीन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूनाइटेड नेशन का है उनके द्वारा इंस्टॉल करी गई है एंड इसको ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन इसका नाम दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वही ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पिछले साल नोबेल प्राइज मिला था। किस काम के लिए? क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में जो फूड स्कार्स एरियाज थे वहां पे फूड कमोडिटीज अवेलेबल करवाई थी, सेरेल्स वगैरह। ठीक। अब तेलंगाना का एक फॉक फेस्टिवल न्यूज में था, दैट इज बोनालू। तेलंगाना का एक फॉक फेस्टिवल मैंने कल भी बात करी थी, इट इज फ्लोरल फेस्टिवल। तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा था। ठीक। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा ने एक स्कीम रन करी है, दैट इज वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम अर्लियर चल रही थी नेशन वाइड पे, अब हरियाणा ब्लॉक लेवल अप्रोच पे आ चुका है, दैट इज वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। सिमिलरली अब ऐसी ही जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को लेके स्कीम थी, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को लेके भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। वो इस साल के बजट में अनाउंस हुआ है, तो उनको मैंने बजट में पढ़ाया था। हालांकि अब जब बजट रिवाइज करोगे तो उन स्कीम्स को जरा दोबारा देखिएगा, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक गांव है जिस गांव का नाम है कुनारिया। इस गांव में काफी इनोवेशन भरा काम हुआ, कुछ नया काम हुआ, दैट इज कि बालिका पंचायत होल्ड करा गया। यहाँ पे बालिका पंचायत जिसमें 10 से 21 साल उम्र के बीच की जो फीमेल्स है वहां की, उनके द्वारा इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करे गए यंग फीमेल्स के द्वारा। तो इनका मेन जो रहेगा, जो भी इश्यूज हैं, इससे फायदा क्या हुआ कि उन वुमेन ने उन इश्यूज को उठाया जो कि एडोलसेंट एज में उनको फेस करने पड़ते हैं, या एज अ वुमेन आगे जाके जो इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज को उठाया गया। चलो कोई बहुत बड़ा चेंज तो सोसाइटी में नहीं आएगा इससे, बट स्टिल इट्स अ स्टेप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन जब हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। एंड तीसरी बात आपके पेपर में आ सकता है ऐसी बातें, तो अकॉर्डिंगली याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, ऐसा पहला स्टेट देश में बन चुका है जिन्होंने क्या करा है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए इशू करना स्टार्ट करा है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हालांकि आजकल जो पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, दे आर बैक्ड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बट वो इसका सिर्फ एक यूज केस है और पहला यूज केस है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहां पे चीजों की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। डुप्लीकेसी को कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है, ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहेगी। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम लोग हमारे इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। कोई भी वो हमेशा यूनिक रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा, और किसी को भी शेयर करेंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी हम फट से जान सकते हैं। तो ये एक बहुत इनोवेटिव स्टेप है, महाराष्ट्र ने ऐसा करना शुरू करा है। मेंस वाले लोग भी जिनका रिटर्न मेंस या लाइट मेंस जैसा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज केसेस में इसको याद रखिएगा। अब तेलंगाना ने एक काफी बड़ी स्कीम अनाउंस करी है, अभी तो घोषणा ही हुई है, इंप्लीमेंट होगी तो बहुत बड़ा कैश वेंडिंग स्कीम होगी, दैट इज दलित बंधु स्कीम। अब दलित बंधु स्कीम देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हो सकती है अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पर फैमिली को 10 लाख तक कैश देने की बात हो रही है। दलित फैमिलीज को 10 लाख तक कैश ट्रांसफर किया जाएगा किसी भी बिजनेस पर्पसेस के लिए, कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप, कोई यूनिट, कोई मैन्युफैक्चरिंग काम कर सकते हैं। सिंस इट इज तेलंगाना की स्कीम, तो इसकी सारी स्टार कंडीशंस आपके लिए रीड करना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सभी को ऐसे ही पैसा मिल जाएगा। देयर इज अ होल इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर फॉर दिस। वहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बाय इलेक्शन थे तो उन्होंने पहले वहां पे लॉन्च किया था, तो उनकी स्कीम है डिटेल में तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन यस देश की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम होने वाली है, तो पेपर में आने के चांसेस बनते हैं। अब यूनेस्को के एक प्रोजेक्ट है हिस्ट्रिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के 2 एरियाज को चूज किया, दैट इज ओरछा एंड ग्वालियर। इनको डेवलप करा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हेरिटेज सिटीज हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, हिस्ट्री की हेरिटेज हिस्ट्रिक साइट्स हैं, उनको ओवरऑल प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, या वहां पे कुछ डेवलपमेंट्स करी जाती हैं उस हेरिटेज को बचाने के लिए। ये यूनेस्को करता है।
तो अगर इन दोनों सिटीज की बात मैं करूं तो ग्वालियर अगर देखते हैं, ग्वालियर लेटेस्ट स्टेजेस पे मराठास का काफी बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले भी गुर्जर 9th सेंचुरी में गुर्जर प्रतिहारास, तोमर डायनेस्टीज, बघेल्स, सिंधियास जो कि मराठास का पार्ट थे, वो सारे लोगों का रूल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे रहा है। तो बहुत सारे मेमोयर्स हैं जो उनके इस एरिया में लेफ्ट हैं, फोर्ट्रेसेस हैं एंड प्लेस पैलेसेस हैं इस एरिया में, जिनको ये लोग रिफर्बिश कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। दूसरा है जी ओरछा। ओरछा के अपने मंदिरों के लिए और इनके जो पैलेसेस हैं उनके लिए मशहूर रहा है। जो बुंदेला किंगडम थी 16वीं सदी में, उनकी कैपिटल सिटी भी रहा है। यहाँ पे काफी फेमस स्पॉट्स फॉर एग्जांपल राजमहल, जहांगीर महल, रामराज टेम्पल, राय परवीन महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इस तरीके की काफी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका जो भी डिटेरियोरेशन है कंडीशन में उसको ठीक किया जाएगा। सो इस तरीके की सिटीज जब न्यूज में रहती है तो इनके बैकग्राउंड पे कोई ना कोई क्वेश्चन आना संभव है, भले ही वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। न्यूज में रहने वाली चीजों की ये ब्यूटी होती है कि वो पूछ लेते हैं पेपर में, फिर हम तंग होते हैं। पूरी उड़ीसा में देश का पहला ऐसा शहर बन चुका, बड़े पहले शहर बने इस पिछले पीरियड में, यू विल फाइंड देश का पहला ऐसा शहर बना है उरी, जिन्होंने 24 घंटे हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवा दिया अपनी पब्लिक के लिए। यस, पुरी में ये काम हो रहा है, अच्छे वाला हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देश की पहली सिटी इंदौर बन चुका है। किस में बन चुका है जी? इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में। इनको इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करा गया, देश का पहला शहर है जिसको सिलेक्ट करा गया। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को रन करेगी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जरूरी चीजें हैं। क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम जो है वो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड जो है उनके द्वारा स्टार्ट करा गया, और एक ग्लोबल कंसोर्टियम है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच इज लेड बाय द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन एंड एनवायरमेंट डिफेंस फंड, ईडीएफ एंड डब्ल्यूआरआई ने एक और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करा, और यूएस एड एक फंड है। वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये छोटे और मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं उनकी हवा साफ नहीं है, हम आपकी हवा साफ करते हैं, आके हम आपको हेल्प करते हैं। देखो, इतना बेनेवलेंट कोई नहीं है हमारे लिए। बेसिकली यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है कि करते करते इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी हमें बेचनी है, तो उसके लिए बहुत सारा कुछ हो रहा है। चलो, हमारा उसके फायदा भी हो जाएगा, चीजें तो हमें खरीदनी ही है बाद में। अब बात करते हैं, कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट बना है देश में जिन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 10% रिजर्वेशन मैंडेटरी कर दिया है अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज में। यस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज। जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, कर्नाटका उनको 10% रिजर्वेशन दे रहा है। ठीक, ये अब मैं नोट्स इसके लिए एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे ना कुछ चीजें मेरे से गलती से कॉपी पेस्ट हुई हैं, ये इसका नहीं था, पिछली स्कीम का था। इसके बाद केरला में एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, दैट इज पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये क्या है? वुमेन सिक्योरिटी के लिए इस प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को रन किया गया है। चाहे डॉरी रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे कोई साइबर बुलिंग हो रही है, या पब्लिक प्लेसेस पे ह्यूमिलेशन है, ईव टीजिंग है, इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए, भले वो पब्लिक प्लेसेस हैं, प्राइवेट प्लेसेस हैं, डिजिटल प्लेसेस हैं। अब यस, डिजिटल प्लेसेस में भी सिक्योरिटी, एथिक्स और इस तरीके की चीजों का इशू आएगा। क्यों आएगा? अर्लियर तो सिर्फ सोशल मीडिया था, अब तो हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, है ना। पिछले दिनों यूएस में भी एक केस आया जहां पे एक लेडी ने एलिज किया कि मेरा जो मेटावर्स में एक वर्चुअल रेप की घटना वहां देखने को मिली, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग वर्चुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, वहां पे जो सिक्योरिटी, इस तरीके के मोडेस्टी के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, उनको कैसे टैकल करना है हमारी सरकारों को बहुत जल्दी समझना होगा। बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है हमारे लॉ से काफी आगे निकल चुकी है, तो उनको मैच करना, तो धीरे धीरे हम लोग उस डायरेक्शन में चलते रहते हैं। हमेशा ही ऐसा रहा है, टेक्नोलॉजी से लॉस पीछे रहते हैं, पहले टेक्नोलॉजी आती है फिर वो रेगुलेट होती है। सो कुछ बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन यस, उनको रेगुलेट करते रहना चाहिए, नहीं तो किसी भी चीज का गलत फायदा जो है उठा लिया जाता है। अब इसके बाद वी आर डन विद द नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स हमारे खत्म हो चुके हैं।
आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। अगर रिवीजन नहीं हो रहा तो इसका कोई फायदा नहीं है, आप वीडियो देख के चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए, चीजों को हाईलाइट करिए, चीजों को रीअरेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। जैसे बहुत कुछ फर्स्ट पहली बार हो रहा है देश में, तो आप हो सकता है आप तैयारी भी पहली बार कर रहे हो, तो वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली लिखिए, जीआई टैग्स लिखिए, कौन सी स्कीम्स है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया मेरे सारे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया। और भी अच्छा होगा अगर आप साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे चीजें याद होना शुरू हो जाती है। करंट अफेयर्स में नॉर्मली आपका क्वेश्चन ये रहता है कि इतनी इंफॉर्मेशन होगी, याद कैसे करें। तो इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आप रीड कर रहे हो तो इसको कैटेगराइज कर लो अपने अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे कैटेगराइज करना चाहिए, मैं ले आया कैटेगराइज करके। आप इनको अपनी सब कैटेगरीज में याद कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ फर्स्ट्स का कर लिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का कर लिया, सरकारी स्कीम्स का कर लिया, कि आपको आसान लगता है कैटेगराइज करना। दूसरा, इनका रिवीजन इन दी फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज अगर आप करेंगे तो इसका और लाभ होगा। एमसीक्यूज हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है, आप कहीं और से भी ले सकते हैं। और तीसरा भी बता देता हूँ, एक एक्सटर्नल सोर्स आप रेफर करेंगे तो वही चीजें आप किसी दूसरी भाषा में जब पढ़ रहे हैं तो आपको और ज्यादा आपके दिमाग में इम्प्रिंट करेंगी मेमोरीज। तो उसके लिए मैंने आपको इन फोकस जो अरिहांत की बुक है वो रिकमेंड करी थी, उसके अकॉर्डिंगली आप चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक, तो नेशनल करंट अफेयर्स वी आर डन विद इट। जुलाई से नवंबर तक का जो पीरियड है वी आर डन विद दैट। अब हम लोग आने वाले दिनों में बाकी एरियाज के करंट अफेयर्स रीड करेंगे। आप साथ साथ अपनी जीएस, हिमाचल जी के और अदर एस्पेक्ट्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। करंट अफेयर आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। कोई भी इशू रहेगा कमेंट कर सकते हैं और आप ऊपर दिए गए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।